दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप शासन का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेने के बाद तुरंत एक्शन में नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अपने एग्जीक्यूटिव आदेशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर शर्तें नहीं मानने पर टैरिफ तक की चेतावनी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। तो टिकटॉक के बहाने टैरिफ की शर्त जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर चीन को बड़ा झटका जो है वो सामने आ रहा है। शर्तें नहीं मानने पर टैरिफ लगाने की चेतावनी जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो टिकटॉक के बहाने टैरिफ की शर्त जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखना ये होगा यहाँ पर कि अब कैसे ट्रंप जो है अपने नए शासनकाल में चीन के लिए और इस तरह के जो देश हैं उनके लिए किस तरह से मुसीबतें बनते हुए नजर आते हैं। और साथ ही ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत के संदर्भ में ये नया शासनकाल ट्रंप का कितना अहम होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दिया है और टिकटॉक के बहाने टैरिफ की शर्त यहाँ पर रख दी गई है और कहा है कि शर्तें नहीं मानने पर टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर कि हम चीन को बहुत कम चार्ज करते हैं, चीन पर हम भारी टैरिफ लगा सकते हैं। मेरे आने से पहले चीन ने अमेरिका को कुछ नहीं दिया है और लगातार फायदा उठाया है। ये बात लगातार ट्रंप जो है उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि मैंने बदलाव किए हैं, हमने कई बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ गए हैं। आरजू काजमी है, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, और अशोक सज्जनहार है, पूर्व राजनयिक। और यहाँ पर अशोक जी, सबसे पहले मैं अगर आपके पास आना चाहूँ, नए कार्यकाल में ट्रंप और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। हम ये साफ तौर पर देख चुके हैं। ये शपथ लेने से पहले से ही हम देखते चले आ रहे हैं किस तरह से जब वो अपने चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे उस वक्त किस तरह के भाषण वो दे रहे थे। और यहाँ पर ये जो नया मामला आया है चीन को लेकर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक के बहाने सीधे तौर पर टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद अतिथि मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं देखिए, दो बातों पर आपने जो कही हैं उनके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा जो वो बहुत ही ज्यादा और अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और मेरे विचार से अग्रेसिव वो नजर आना ही उनको था, क्योंकि देखिए जो ट्रंप 2.0 है वो ट्रंप 1.0 से बिल्कुल अलग है। क्योंकि अब यहाँ पर ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनको बहुत तजुर्बा हो चुका है, उनके जो भी उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी है पूरी तरह उनके साथ है। और अब उन्होंने जब इलेक्शन जीता है अदिति, तो उन्होंने न केवल इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ज्यादा है, परंतु उनका जो पॉपुलर वोट्स है वो भी ज्यादा है। और वो जो बयान देते आ रहे हैं वो बहुत ही आक्रामक है। हाउस उनके कंट्रोल में है, सेनेट उनके कंट्रोल में है, रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में है, तो उनको बिल्कुल ही अग्रेसिव, आक्रामक होना बिल्कुल वाजिबी है। जहां तक चीन की बात है अदिति, मैं ये कहूंगा जो मेरे विचार से थोड़े से मिक्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने स्वयं कहा और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, जो जब यहाँ पर प्रचार हो रहा था तो उन्होंने कहा हम चीन के ऊपर 60% टैरिफ लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे। वो जो आपने बातें कही हैं, जो उन्होंने हमारा फायदा उठाया है, परंतु जब वो इलेक्ट हुए हैं उसके बाद उन्होंने कुछ मिक्स सिग्नल दिए हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो शी जिनपिंग को इनवाइट किया अपने उसमें यहाँ पर आने के लिए, दूसरा उन्होंने 2 दिन पहले शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बात की और उनसे कहा जो व्यापार का मामला है इसको हम सुलझा सकते हैं। और तीसरा जो आपने टिकटॉक की बात कही है, देखिए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, उनको बैन कर दिया था, कहा था या तो आप अपना ओनरशिप बाइट डांस जो है वो अमेरिका को दे, अगर नहीं देते हैं तो आपको अपने ऑपरेशंस बंद करने होंगे। और क्योंकि ये एक, मैं कहूंगा, जो ऑलिव ब्रांच उन्होंने थ्रो की है चीन की तरफ, जो उन्होंने कहा है टिकटॉक को फिर से चलने दिया जाए यहाँ पर, और टिकटॉक ने अपना वो काम थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूं जो ये मिक्स सिग्नल्स हैं, परंतु फिर भी उनका जो ओवरऑल अप्रोच है वो नहीं बदलेगा। उनकी जो कैबिनेट है, सारी की सारी कैबिनेट वो हॉक्स हैं, चाइना हॉक्स हैं, और चाइना को प्रेशर में वो लगाए रखेंगे।
बिल्कुल, आरजू भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। आरजू, आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं? अभी हमने देखा, सज्जनहार साहब ने भी बताया कि मिक्स जो है वो रिएक्शन फिलहाल उनका नजर आ रहा है। क्या आपको कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए ट्रंप का आना कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि भारत से रिश्ते अमेरिका के पिछले 2 दशक में बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत गाढ़े हुए हैं, ये हम भी जानते हैं। हाँ, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले प्रेसिडेंट बन के आए थे तब भी पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम देखने को मिला था और कोई बहुत ज़्यादा हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। और इसी तरीके से इस वक्त भी पाकिस्तान में यही सोच है और यही देखा जा रहा है कि ट्रंप के आने से जो है हो सकता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर टफ टाइम देखने को मिले। और इससे पहले एफएटीएफ में भी जा चुका है, तो इस वजह से वो एक घबराहट भी गवर्नमेंट के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ इमरान खान की पार्टी को अगर देखें तो उनको उम्मीद लगती है कि ट्रंप के आने से इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन अभी तक जो कुछ देखने में आया है उसमें ट्रंप ने इमरान खान का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को बहरहाल बहुत खुशी या बहुत ही एक अच्छी खबर के तौर पर नहीं ले रहा है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक और बात का मैं जिक्र करना चाहती हूँ आरजू। जिस तरह से जो ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनको हमने देखा था जब सीनेटर के तौर पर उन्होंने कुछ बातें जो रखी थी पिछले साल की, अगर हम बात करें तो बिल पेश उन्होंने किया था। भारत को करीबी सहयोगी का दर्जा देने की मांग इसमें उन्होंने की थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सीमा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की वकालत की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आर्थिक मदद जो है वो रोकने की बात कर चुके हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर ये देखती हैं कि आगे आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभाव जो है वो ज़्यादा नज़र आने वाला है और वो भारत के लिए उसमें पलड़ा भारी होगा। डेफिनेटली ऐसा ही है और उसमें मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी में काम करने में नाकाम दिखाई देता है। और ज़्यादातर जो खर्चे हैं या ज़्यादातर जो काम है वो एक तरह से वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर या आईएमएफ से लोन लेकर काम चलाया जा रहा है। और इस वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख सके। दूसरी तरफ भारत जो है वो अमेरिका से काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है और उसमें आप लोगों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का बहुत हाथ है। इसी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इसी सोच में है कि ट्रंप के आने के बाद किस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया जाए। बिल्कुल, बने रहिए आरजू। आप हमारे साथ कमर आगा साहब भी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। कमर आगा साहब, जिस बात का मैं जिक्र अभी कर रही थी, जो अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनके कुछ बिल पेश करने की बात भी मैंने बताया कि किस तरह से जब वो सीनेटर थे तब उन्होंने बिल पेश किया था। यहाँ पर पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हम एक बार फिर से आगे बढ़ें तो उन्होंने आर्थिक मदद रोकने की तो बात की ही थी, साथ ही पाकिस्तान से भारत में आतंक फैलाने के लिए फंडिंग के इस्तेमाल पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो वो जो संदर्भ का अब हम देख रहे हैं कि अब वो विदेश मंत्री यहाँ पर बन चुके हैं। ट्रंप जो है वो काफ़ी आक्रामक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चीन को लेकर उनका सख्त रुख नज़र आया। कैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे हालात को? देखिए, इनकी पूरी जो पॉलिसी है वो चाइना सेंट्रिक मुझे नज़र आती काफ़ी हद तक। और वो बेसिक पॉलिसी ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कन्फ्रंटेशन लगता है कि नहीं चाहेंगे, जैसा कि अभी हमारे एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने बताया, हो सकता है। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान को चाइना के प्रिज्म से देखते हैं कि कितना वो है। पाकिस्तान की बेसिक पॉलिसी ये है कि वो चाहता है कि उसके सामरिक रिश्ते तो चाइना से बने रहें और ट्रेड रिलेशंस उसके अच्छे हो जाए पाकिस्तान के साथ। ट्रेड में प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि एक्सपोर्ट कर सकें वो। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत का ट्रेड 100 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा है और उसके जो पोटेंशियल है वो 500 बिलियन डॉलर के हैं। फिर हमारे सामरिक रिश्ते लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन उनके साथ लगातार बढ़ रहा है। और ट्रम्प ने पहले भी, मैं समझता हूँ कि रिश्ते बुरे नहीं थे भारत के साथ, जितना अच्छा हम सोच रहे थे शायद उतना न पहुँचा हो। लेकिन ये था कि क्योंकि कोविड आ गया था, इस वजह से ट्रम्प बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले सके थे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और ईरान का भी एक प्रॉब्लम उनके सामने बनी हुई है। चाइना की पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिसी चाइना ईरान को कंटेन करना और पाकिस्तान के साथ उनको कोई बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान उनके साथ ऑफ़र तो कर रहा है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ कोऑपरेशन की बात कर रहा है। कितना कोऑपरेट कर पाएगा, कितना वो कर पाएगा, उसमें उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कमर आगा साहब आती है, उस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे यहाँ पर। तो अभी एक बार फिर से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं मार्को रूबियो ने एंटनी ब्लिंकन की जगह ली है। यहाँ पर
ट्रंप कैबिनेट के जो पहले सदस्य हैं वो बने हैं मार्को रूबियो, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह भी हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मार्को रूबियो जो है वो विदेश मंत्री बने हैं, एंटनी ब्लिंकन जो है उनकी उन्होंने जगह ली है और ट्रंप कैबिनेट के पहले सदस्य वो बने हैं। तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो आखिर है कौन, आपको यहाँ पर बताते हैं। उम्र 53 साल है उनकी, यहाँ पर फ्लोरिडा के वो सीनेटर हैं। भारत के दोस्त और चीन पाकिस्तान के लिए दुश्मन के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, ऐसा कहा भी जाता है। यहाँ पर भारत से बेहतर रिश्तों की वो वकालत लगातार करते रहे हैं। अगर हम पिछले साल का जिक्र करें, जैसा कि हम अभी आरजू के साथ बातचीत में कर रहे थे, पिछले साल सीनेटर के तौर पर उन्होंने बिल पेश किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात इसलिए भी क्योंकि भारत को करीबी सहयोगी का दर्जा देने की मांग जो है वो मार्को रूबियो की तरफ से यहाँ पर की गई थी। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सीमा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की वकालत जो है वो मार्को रूबियो जो है वो करते रहे हैं। भारत को जापान, इजराइल और नेटो देशों के बराबर ट्रीट करने का समर्थन उन्होंने किया है, पैरवी उन्होंने की है। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकने की भी बात जो है वो मार्को रूबियो कर चुके हैं, जो भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण जिसे कहा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान से भारत में आतंक फैलाने के लिए फंडिंग का जो इस्तेमाल है उस पर भी वो लगातार सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2020 में चीन ने मार्को रूबियो की एंट्री जो है उस पर 2 बार बैन तक लगाया था, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की बात जो है वो करते रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं यहाँ पर। अशोक जी, अगर आपके पास मैं यहाँ पर आऊँ, ये जो बात हम जिक्र कर रहे हैं मार्को रूबियो का, जिस तरह से वो जब सीनेटर थे फ्लोरिडा के, किस तरह का बिल वो लेकर आए थे यहाँ पर, कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत के तौर पर एक तरह से देखा जाएगा अमेरिका के विदेश मंत्री को इस पर, क्योंकि वो फंडिंग को लेकर भी बात सवाल उठा चुके हैं। भारत को जो मुख्य सहयोगी है उसके तौर पर भी वो ट्रीट करने की बात कह चुके हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आदित्य, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात है, उनकी फंडिंग को रोकने की बात है, आपको याद होगा जो जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली बारी थी, पहला उनका जब टेन्योर था, तो 1 जनवरी 2018 को उन्होंने सबसे पहला साल का अपना ट्वीट भेजा था, जो हम पाकिस्तान को 2001 से लेकर करीब $33 बिलियन हम देते रहे हैं और वो हमको बेवकूफ बनाते रहे हैं, क्योंकि जिन आतंकियों की हमको जरूरत है उसी को वो पनाह दे रहे हैं। और उन्होंने कहा था जो ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और उन्होंने, आपको याद होगा, $3-3.5 बिलियन का, जिसे कहा जाता है ये टेररिस्ट को फाइट करने का जो सपोर्ट है, वो उन्होंने नहीं दिया था। तो अभी मार्को रूबियो आ गए हैं। आपको ये भी पता है जो इनके जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो माइक वॉल्ट्स हैं। वो हाउस में को चेयर थे इंडिया कॉकस के, तो मतलब उनका जो नजदीकीपन है भारत से बहुत ही बड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उनके जो भी अभी डोनाल्ड ट्रंप के उसमें आए हैं, कैबिनेट में आए हैं, हालांकि मार्को रूबियो को तो 99 सेनेटर्स ने कल वोट देकर उनको अप्रूव कर दिया है, उनको कंफर्मेशन दे दी है, और सभी जो है उनकी कंफर्मेशन की बातचीत अभी जारी चल रही है, माइक वॉल्ट्स की और पीट हेग्सेथ की वगैरह वगैरह की। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने सभी अपने लॉयलिस्ट को चुना है, और सभी जो लॉयलिस्ट हैं वो सभी एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान उनका आउटलुक है। तो मैं समझता हूं जो ये दोनों देशों के लिए, पाकिस्तान के लिए ज्यादा, क्योंकि चीन तो देखिए ताकतवर देश है, तो वो अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता है, अमेरिका से बात कर सकता है, अपने जो हित हैं उनको मना सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है, ना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और उनके अंदरूनी तरीके से भी ना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, ना मिलिट्री पावर है। अफगानिस्तान से उनके और झगड़े हो रहे हैं, भारत के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो मेरे विचार से ये समय जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल का होने वाला है। अदिति। बिल्कुल, तो जिस तरह से सज्जनार साहब आप कह रहे हैं यहाँ पर, आरजू अगर मैं इसी बात को आपके पास लेकर आऊँ तो आपने कहा कि पहले भी पाबंदियाँ जो है वो पाकिस्तान पे लग चुकी है, लेकिन जब ट्रंप का जो नया कार्यकाल दिख रहा है उसमें हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध किस तरह से तनावपूर्ण रहे हैं, भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर एडवांटेज पर आपको नजर आ रहा है, उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए, डेफिनेटली नज़र आ रहा है भारत जो है वो आगे की तरफ है, और पाकिस्तान तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है और ना ही पहुँच पाएगा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज़ हमारी रही हैं
उसमें हमें कहीं किसी वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान ने किसी वक्त सीरियसली जो है अपनी इकोनॉमी के ऊपर सोचा हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों में या वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं या गवर्नमेंट के अंदर ये सोच है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी झगड़े चलते हैं तो उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा है, ईरान के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है पाकिस्तान, और इसी तरह की चीज़ों को लेकर ये यही समझते रहे कि हमेशा फंड आते रहेंगे। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, 26 बार हम IMF में जा चुके हैं और वर्ल्ड बैंक से वैसे तो कहा गया है कि 10 साल में पाकिस्तान को $20 बिलियन दिए जाएंगे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद हो सकता है कि इस चीज में भी कोई रुकावट आए। साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी अमेरिका ने बात की है और हो सकता है कि पाकिस्तान में ये सोच भी है कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को लेकर कोई किसी किस्म की रोक ना पाकिस्तान के ऊपर लगा दी जाए। तो ट्रंप के आने के बाद खौफ ज्यादा है और कोई पॉजिटिव बात जो है वो कम सोची जा रही है। बिल्कुल आरजू, तो यहाँ पर टिकटॉक जो है उसे लेकर भी बड़ी खबर है कि किस तरह से ट्रंप ने टिकटॉक को 75 दिनों का समय जो है वो यहाँ पर दिया है। 75 दिनों में टिकटॉक को फैसला लेना होगा और उसके बाद 12 घंटों के बाद अमेरिका में टिकटॉक जो है वो फिर से चालू हुआ। 19 जनवरी को बैन का आदेश जो है वो लागू हो चुका था। हम जानते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक को पर पाबंदी लगाने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए। तो किस तरह से टिकटॉक यूजर्स जो हैं उन्हें यहाँ पर संदेश एक तरह से दिया गया, यह भी बताते हैं। और चीन के साथ ट्रंप किस तरह से टिकटॉक को लेकर ये नया ऑफर चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। अमेरिकी कंपनी का 50% स्वामित्व जो है वो हो या फिर अमेरिका बैन लागू करेगा, ये सीधे तौर पर शर्त जो है वो ट्रंप ने रख दी है। टिकटॉक के सामने विकल्प क्या दिया गया है? ट्रंप की बात माने या फिर अमेरिका में ऑपरेशन जो है उसे बंद किया जाए। चीन के सामने और एक विकल्प, टिकटॉक डील को मंजूरी दी जाए या फिर अमेरिका टैरिफ जो है उसका यहाँ पर सामना करे। तो यहाँ पर दिक्कतें जो हैं चीन के लिए बढ़ने वाली हैं। और टिकटॉक यूजर्स के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कहा गया कि आप एक बार फिर ऑनलाइन हो चुके हैं और इस मैसेज में ये लिखा है कि आपके धैर्य और समर्थन के लिए आभार। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रयासों से अमेरिका में टिकटॉक वापस आ चुका है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं कमर आगा साहब यहाँ पर हम देख रहे हैं कमर आगा साहब कि किस तरह से टिकटॉक के बहाने चीन से एक डील करने की बात यहाँ पर की जा रही है और सीधे तौर पर यहाँ पर टैरिफ की चेतावनी जो है वो चीन को देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कई चीज़ों पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी उन्हीं ने कहा है कि चाइना जो 2 अपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज लैटिन अमेरिका में लगा रहा है, उसके ऊपर उन्हीं ने कहा अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर 200% उन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगा देंगे। चाइना की बेसिक पॉलिसी जो है वो इसी तरह से एक्सपोर्ट की होती है अलग अलग कंट्रीज से, जहाँ जहाँ से उसे कंसेशंस मिलता है वहाँ पे फैक्ट्री लगा के वहाँ से एक्सपोर्ट करता रहा है। अमेरिका को या यूरोप को इस पॉलिसी के वो विरुद्ध हैं। दूसरी बात ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है वो सैंक्शन के फेवर में ज़्यादा नज़र नहीं आती। उनका कहना यह है कि टैरिफ लगने चाहिए, टैरिफ से ताकि कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की और फिर उसके बाद वो कम्पिटिटिव हो जाता है अमेरिकन प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से। तो वो टैरिफ की ही बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सैंक्शंस कुछ जगहों से हटने चाहिए। ऑयल सेक्टर में भी उन्होंने कहा है कुछ हटने चाहिए, ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, कम होनी चाहिए, इस तरह की बातें की। दूसरी बात यह है कि चाइना से मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे संबंध होंगे। टिकटॉक की जहाँ तक बात है, उसको एलन मस्क जो उनके बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके बहुत खास पार्टनर हैं और वो उस कंपनी को खरीदने की भी बात कर रहे हैं कि टिकटॉक शायद वो टेक ओवर करने की बात भी चल रही है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, खासतौर से कि भारत के संदर्भ में और भारत के रिश्ते और किस तरह से आगे बढ़ते, क्योंकि हमने देखा था कि विदेश मंत्री जो है वहाँ पर पहली कतार में बैठे हुए नजर आ रहे थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और ये जानकारियाँ साझा की। और इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकी जो शासन नया लागू हुआ, यहाँ पर ट्रंप शासन आ गया। पहले ही दिन ट्रंप ने WHO को झटका दिया है। WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका। कोविड को लेकर WHO पर ट्रंप ने सवाल यहाँ पर उठाए थे और अब यहाँ पर WHO के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका ये है। तो अमेरिका जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया। ट्रंप के पास 5 बड़ी वजह इसकी थी। कौन कौन सी वो 5 बड़ी वजह, वो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। कोविड-19 महामारी को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। हम जानते हैं कि ट्रंप ने पुरजोर तरीके से यहाँ पर विरोध दर्ज कराया था। स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करने में नाकाम रहा है WHO, ये यहाँ पर ट्रंप का
कहना है। इसके अलावा अनुचित राजनीतिक प्रभाव जो है उसमें आकर WHO ने काम किया, ये बात उस पर गंभीर तौर पर ये आरोप लगाया गया। साथ ही ज़रूरत के हिसाब से सुधारों को नहीं अपनाया गया, जैसी ज़रूरत थी वैसे तरीके नहीं अपनाए गए, ये बात यहाँ पर उठाई गई है। गलत तरीके से लगातार भारी रकम की डिमांड जो है वो की गई और ये 5 बड़ी वजह जो है वो सामने आई है। उसके बाद WHO से अमेरिका जो है वो बाहर हो गया। ऐसे में WHO की जो आगे आने वाली स्कीम है उनको एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अब अमेरिका ट्रंप शासन में WHO से बाहर हो गया है।